ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। आज कोई घर में बिना वोट डाले मिलना नहीं चाहिए। 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केजरीवाल की विदाई अब तय है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बात को साफ दिखा रहा है कि भाजपा चुनाव हार रही है। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव की। जी हां, दिल्ली में मतदान खत्म हो गया है। कतारों में हालांकि अभी भी कुछ मतदाता हैं। शाम 5 बजे तक 57.70% वोट डाले गए हैं। दिल्ली में 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। चुनाव खत्म हुआ है। 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बढ़ चढ़कर आज मतदान लोगों ने किया है। दिल्ली की जनता ने आखिर ईवीएम में इन मतदाताओं के जरिए जो किस्मत कैद हुई है इन प्रत्याशियों की, क्या कुछ है, उसका पिटारा खुलेगा 8 फरवरी को। सबको इंतजार इस बात का रहेगा। लेकिन दिन भर आज आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से चाहते हैं। जनता ने क्या उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया है, ये जब पिटारा खुलेगा ईवीएम के जरिए, जब काउंटिंग होगी तो साफ हो पाएगा। लेकिन आज बढ़ चढ़कर लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वोटिंग की है। इस बार दिल्ली का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी के तमाम योद्धाओं की ओर से चुनावी मैदान में जनता के बीच अपने अपने वादे किए गए। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम जो मतदाताओं की ओर से किस्मत कैद हुई है, उसे सील किया जा रहा है। पूरी तरह से चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने की कोशिशें की गई हैं। और फिलहाल इन ईवीएम को सुरक्षा के घेरे में रखा जा रहा है। ईवीएम सील की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। रॉय तपन भारती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। तपन भारती जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि धर्म युद्ध है ये चुनाव। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आपदा वालों से मुक्ति चाहते हैं तो ये चुनाव में वोट करें। सुबह से लगातार वोटिंग हमने देखी, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। पिछले चुनावों से कितना अलग इस चुनाव को आप पाते हैं? देखिए, आमतौर पर भद्रा, ये दिल्ली में जो मतदान का प्रतिशत रहा है औसत रूप से 60% रहा है जी। और जिस तरह से सुबह की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि 50-55% से अधिक मतदान नहीं होगा। लेकिन जो आपने आंकड़ा बताया है शाम 5 बजे तक का 57.7% जी। तो ऐसे में मुझे अंदाजा लग रहा है कि शायद 65% के आसपास मतदान होगा। तो ये औसत मतदान से ज्यादा है। वैसे दिल्ली में आज तक 68% यानी 68% से अधिक मतदान आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, अधिक मतदान का मतलब होता है कि एंटी कॉम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर इतनी तेज है कि लोग मतदान केंद्र पर उमड़ पड़ते हैं और वोट इसलिए देते हैं कि सरकार उनको बदलना है। एक आमतौर पर एक धारणा है, इस बात को बहुत सारी पार्टियां मानती भी हैं। और इस बार का जो चुनाव था वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस अदर पार्टी। आपने हर जगह देखा कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने निशाना किस पर साधा? केजरीवाल पर। हम कैसा शासन देंगे उस पर बात कम होती थी। केजरीवाल बुरे हैं, भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, इस तरह की चर्चा ये पार्टियां ज्यादा करती थी जी। हालांकि रेवड़ी वाल अच्छा, एक और चीज है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी बांटने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसी पैटर्न पर, उसी तरीके को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनाया। बल्कि कहा कि वो जो रेवड़ी बांट रहे थे वो तो बांटेंगे ही, अलग से हम कुछ नई घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल गई।
तो आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता ने सोचा कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास तो 67%, 67% दिल्ली में है। उसने सोचा कि मिडिल क्लास को राहत मिल गई इनकम टैक्स में, चलो बल्ले बल्ले। ऊपर से सरकार ने घोषणाएं की कि भैया बिजली का जो छूट मिल रही है वो जारी रहेगा, पानी की छूट जारी रहेगी। ऊपर से यानी बहुत सारे आम आदमी इस तरह पार्टी की ही स्कीम है। पिच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश बीजेपी ने की, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें आगे निकल गई। वो तो खैर चलो अब रिजल्ट में सामने साफ हो जाएगा कि जनता ने क्या रिस्पांस किया है। लेकिन ये जो चुनाव रहा तपन जी, हम जो लगातार बात करें, आपको लगता है कि वोटिंग पैटर्न भी बदलेगा इस बार? क्योंकि लोकसभा में जो वोट करते हैं लोग, उनका तरीका विधानसभा में एकदम उलट हो जाता है। हाँ, दिल्ली विधानसभा में देखिए लोकसभा की तरह तो मतदान नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी अपनी पकड़ है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की पकड़ नहीं है। जैसे दलित समाज अच्छी पकड़ है, मुसलमान उनके साथ रहना चाहते हैं। आप मान के चलिए कि 70% मुस्लिम उनके साथ हैं, और राहुल गांधी के प्रभाव में आकर कुछ 20-30% छिटक गए होंगे तो अलग बात है। लेकिन कुछ फ्लोटिंग वोट कहते हैं, फ्लोटिंग वोट की ही तलाश में भारतीय जनता पार्टी थी। फ्लोटिंग वोट वो किसी एक पार्टी के प्रति आस्था नहीं रखती, वो आरएसएस के साथ या समाजवादी विचारधारा की नहीं होती है। वो उसको जो मुख्यमंत्री, जो नेता अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छा लगता है, उधर फ्लोट कर जाता है, घूम जाता है। तो ये जो 10 से 15% का जो फ्लोटिंग वोट है ना, उसकी तलाश में भारतीय जनता पार्टी थी, और वो गेंद हमेशा मिला, वो हमेशा आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। इसीलिए 55% से अधिक वोट आने के कारण 2 बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 2/3 से अधिक मिला। यदि अरविंद केजरीवाल जीत भी जाते हैं, उनकी पार्टी जीत भी जाती है, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे। 36 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 36 और 38 या 40 के बीच में शायद आ सकता है। अब तो कुछ देर में एग्जिट पोल भी कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से आने वाला है। एक देखते हैं एग्जिट पोल में क्या किस तरह के संकेत आते हैं, और लेकिन हर बार एग्जिट पोल सही साबित भी नहीं होता है। हम लोगों ने 2 बार देखा अब तक कि एग्जिट पोल का नतीजा गलत साबित हुआ एक्चुअल रिजल्ट में। तपन भारती जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेंगी, आपने कहा कि 36 से 38-40 के बीच हो सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि 55 सीटें। लेकिन इस बात का उनको डर है कि जो 10% उनके वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे, ये आशंका उनको खुद भी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो स्वयं सीटें घटाई ना, उन्होंने माना ना कि हमारी सीटें कम। 65 पहले 65 आया पहले दूसरे और तीसरे चुनाव में, और इस बार जो है वो उन्होंने मान लिया कि हमें 55 अधिक से अधिक मिलेगा। महिलाएं यदि आगे बढ़कर लीड भूमिका में आ जाए तो हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा, हमारी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 55 कब आदमी कहता है? जब उसको अंदाजा हो जाता है कि हम 40 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो कुछ 20% या 25% का इजाफा करके, क्योंकि पॉलिटिक्स में दावा तो करना ही पड़ता है। कौन नेता सही बोलता है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन एक बात मैंने देखा कि केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत जो अकेले सारे आरोपों को और अभियान को एक तरफा लगा रहे थे, और एक तरफा वो चुनाव का नैरेटिव तय करना चाहते थे। कई जगह वो नैरेटिव तय करने में उन्होंने रास्ता सही पकड़ा, लेकिन यमुना वाले मामले में वो फंस गए। यमुना का पानी के बारे में उन्होंने जब कहा कि जहरीला पानी हरियाणा से आ रहा है, इससे दिल्ली की जनता का जान माल का खतरा है, ये जो जहरीला पानी जो शब्द बोला ना उन्होंने, ये उनके लिए गले की फांस बन गया। यानी जहरीला पानी कितना जहर घोल गया, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे तपन जी। तो हम चर्चा लगातार इसी बात पर कर रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में इस बार किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो वोटिंग पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा। रॉय तपन भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन भारती जी, हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि यमुना के
पानी को लेकर जो टिप्पणी की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से वो भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही फ्री बीज का भी जब हम जिक्र करते हैं तो पिछले चुनावों में फ्री बीज ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के फेवर में काम किया। इस बार बीजेपी ने खुलकर कह दिया कि जो आपकी योजनाएं चल रही थी वो चलती रहेंगी। उसके अलावा एडिशनल भी कई योजनाएं दी गई हैं, कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो पाया? देखिए, त्रिकोणीय को तब माना जाएगा और ऐसे लग रहा है संकेत के त्रिकोणीय था, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछली बार 4% के आसपास कांग्रेस को आया था और 38% के आसपास बीजेपी को और 55% से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में था। ये 4% से 10% की ओर जाने का प्रयास कांग्रेस ने किया। शुरुआत अच्छी हुई थी, शुरुआत अच्छी हुई और सीलमपुर जाकर राहुल गांधी ने भाषण वगैरह दिया। भाजपा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी दोनों पर जबरदस्त हमला किया, लेकिन उसके बाद खबर आने लगी कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और कई सभाएं उनकी रद्द हुई और कई सभाएं रद्द होना उनके कुछ नेताओं को बोलने से रोका गया। इस वजह से कांग्रेस बीच में पिछड़ गई। अंतिम जब हफ्ता आया, 26 जनवरी के बाद का समय आया, तो कांग्रेस को देखा कि अचानक उनकी गतिविधियां तेज हो गई जी। तो एक संकेत है कि मुस्लिम वोट बैंक जहां पर है, जैसे ओखला में आम आदमी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार से जनता नाराज है, कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, तो उसको विकल्प में कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार वहां उपलब्ध है। हालांकि वहां बीजेपी का उम्मीदवार हिंदू है। तो इस तरह से कांग्रेस को कुछ जगहों पर संभावना है कि कांग्रेस को कुछ जगहों पर वोट अच्छा मिला है। और पहले देखिए, मुझे तो याद है, आप लोग, बहुत पुरानी बात है जी, जब इंदिरा गांधी का शासन था या उसके मोरारजी देसाई या चरण सिंह होंगे, उस समय जामा मस्जिद से मुसलमानों के लिए अपील की जाती थी। इमाम जो थे ना, वो कहते थे कि मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट दें या किसी पार्टी को दें। आमतौर पर जामा मस्जिद की अपील कांग्रेस के पक्ष में हुआ करती थी। वो परंपरा अब बंद हो गई है। अब लेकिन माइनॉरिटी चाहता है कि हम एक मत से ऐसी पार्टी को वोट दें जो हमारे लिए उपयुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर मुसलमान नहीं चाहते हैं कि वो आए। कुछ प्रतिशत जो राष्ट्रवादी हैं या महिलाओं के बारे में माना जाता है, और मोदी जी की कोशिश भी थी। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, उन महिलाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी हरकतों से या उनकी गलतियों से। वो किसके लिए कह रहे थे? वो मुस्लिम महिलाओं के लिए इशारा कर रहे थे। उनको मालूम है कि सीक्रेट वोट जो है मुस्लिम समुदाय से मिलता है तो महिलाओं का मिलता है, क्योंकि महिलाओं के तलाक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग है। वो सिंगल विवाह के पक्ष में है या ट्रिपल तलाक के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को चित लगता है। लेकिन कई परिवार में एक मत से फैसला हो जाता है कि मुखिया ने जो कह दिया उसी को वोट दे रहे हैं जी। लेकिन किसी एक पार्टी के पक्ष में लहर नहीं दिखाई पड़ा। इस बार के चुनाव की विशेषता ये रही कि हर पार्टी के लिए खुला मैदान था और हर पार्टी को ये तय करना था कि नैरेटिव सेट किया जाए। अच्छा, दिल्ली का चुनावी गणित गजब रहा है। एक समय था 1992 या 94 की बात है, साल में थोड़ा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। बसपा बीएसपी मायावती की जो बसपा पार्टी है, बसपा 14% उसको वोट मिला दिल्ली में। 14% वोट बहुत माना जाता है। 17% आपको पता है दिल्ली में दलित हैं। तो दलित समुदाय दिल्ली की सरकार को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। दलित और मुस्लिम की आबादी यहाँ 12% है और दलित 17% हैं। ये दोनों जब मिल जाएं तो 30% की आबादी का एक मायने रखता है। इसके साथ यदि 14% फ्लोटिंग वोट जिसके पास आएगा उसको लाभ होगा। तो ये एक समीकरण है। अच्छा, दलित समाज में के बहुत कम नेता हैं दिल्ली में। राखी बिरला हैं या मुकेश जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा एक गहरा इल्जाम है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे साबित भी किया है कि
ये आमतौर पर आम आदमी पार्टी दलितों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देते हैं। जैसे 13 राज्यसभा की सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 13 में 3 दिल्ली से और 10 पंजाब से। सभी 13 सीटों पर सामान्य उम्मीदवारों को चुना गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो वहां गलती हो गई केजरीवाल से। केजरीवाल की पार्टी में वो स्वयं कन्वेनर हैं, उसके अलावा कोषाध्यक्ष, महासचिव वगैरह कुल मिला के 4 पोस्ट हैं जो सीनियर लेवल का पोस्ट है। चारों पोस्ट में 3 बनिया समाज के व्यक्ति राजनीतिक को मिला और एक बनिया समाज की कम्युनिटी से ये भी बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल, और चौथा जो पद है वो ब्राह्मण समाज को मिला। तो दलित के मामले में यदि जनता के बीच में ये बात जाएगी, क्योंकि आखिरी टाइम में देखा गया कि वाल्मीकि समाज के इलाके में जब आम आदमी पार्टी की गाड़ी गई तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की बात है कि कुछ लोगों ने हमले किए इनके ऊपर, आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन पर। इसका मतलब है कि दलित समाज में एक नाराजगी और गुस्सा था कि आपने बेवकूफ बनाया। और शुरुआत कैसे की थी? जब पार्टी बनी थी, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल विधेयक के लिए। जब पार्टी का गठन हुआ 2013 में हुआ था, तो 2013 में मुझे याद है, मैं तो दिल्ली की पत्रकारिता में 25 साल 30 साल से हो गया, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में रहता था। तो मैंने देखा कि उन्होंने झाड़ू चलाकर वाल्मीकि समाज के इलाके में गए, झाड़ू चलाया और कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आप सब हमारा साथ दीजिए, दलितों की भलाई के लिए, वाल्मीकि समाज की भलाई के लिए हम काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दलित समाज आम आदमी पार्टी के साथ है, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने कई तरह के उपाय किए। उसमें सबसे जो मतदान के पहले जो डिसीजन की घोषणा हुई कि ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम किया जाएगा। बिल्कुल, कई इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका कितना असर हुआ इस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया है क्योंकि आज वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई है। रिजल्ट का सबको इंतजार रहेगा। कई बड़े मुद्दे इस बार चुनावी प्रचार के दौरान छाए रहे, जिसमें यमुना के जहर की बात हुई, गंदे पानी की बात हुई, जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसकी बात हुई और कूड़े की बात हुई है। आपको लगता है कि जमीनी मुद्दों पर इस बार ये चुनाव हुआ है और दिल्ली की जनता ने बड़ा सोच समझकर वोट कास्ट किया होगा? देखिए, हम नहीं कहें केवल जमीनी मुद्दे पर ही बात हुई। जो भारत में एक ट्रेंड चल गया है कि जमीनी मुद्दे पर कम बात होती है, बट नेचुरली चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करते आ रही है, वो पॉपुलिज्म का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। वो कंपेल करता है दूसरी पार्टियों को पब्लिक के बारे में प्रॉमिस करने के लिए और वेलफेयर की बात करने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें भी हुई जो राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी हुई है। तो लेकिन मेरा मानना है कि ये इलेक्शन जो है, अभी तक जो जिस तरह का पोलिंग परसेंटेज हुआ है, वो मॉर्निंग में आपको 8% था 2 घंटे तक, और 11 o'clock तक 20% था। लेकिन अभी जो ट्रेंड लग रहा है कि ये क्रॉस कर जाएगा 64-65, और लास्ट ईयर के इलेक्शन में 62% था। तो ये बहुत अच्छी पोलिंग मानी जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा वोटर जो निकल कर आ रहा है अपने घर से, ये बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है। बीजेपी ने जो मोबिलाइजेशन किया है वो लगता है कि वो सफल रहा है, और बीजेपी के जो वोटर जो अपने घर से निकलते नहीं थे, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग, वो लग रहा है कि इस बार वोट देने आए हैं। तो रिजल्ट में आप देखिए कि बहुत ही कीन इसका आउटकम होना चाहिए, काफी कीनली कंटेस्टेड रहना चाहिए। तो ये बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं कि अच्छी खबर है, वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है। एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ रही? देखिए, नेचुरली आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें माना जाता है कि 10 साल के बाद जो है, कितने भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहे तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, प्रोवाइडेड जो पार्टी अपोजिशन में है वो इसको इनकैश करने में सक्षम रहे। यही कारण है कि यहाँ पर चूंकि बीजेपी एक सशक्त अपोजिशन है, जिसके पास काफी रिसोर्सेस हैं, एवरीथिंग अंडर द बेल्ट उनके है, तो वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बहुत सारे गुजरात, ये जगह पर कांग्रेस की सरकार 20-25 साल से है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस चूंकि
एक सशक्त अपोजिशन नहीं है, वो उसको इनकैश नहीं कर पाते। लेकिन दिल्ली में चूंकि खुद ही प्राइम मिनिस्टर है, सारी बीजेपी की शक्ति यहाँ पर केंद्रित है, तो मेरा मानना है कि 10 साल के बाद जो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी एक सेट इन करती है, उसका कुछ हद तक बीजेपी को जरूर फायदा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तपन जी ये कहते हैं कि जो देश की राजधानी है उसकी हालत आप देखिए, उसका हश्र आप देखिए और किस तरह से आपदाग्रस्त हो गई है, और उसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं, नोएडा, गुरुग्राम कितना आगे बढ़ गए हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ इस बात का? क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं उनसे निजात मिले। इतने झगड़े हुए ना, इतने वाद विवाद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, लोग सुन कर थक गए हैं। और एमसीडी, इन्होंने कहा कि एमसीडी नहीं बना है, एमसीडी नहीं बनने के कारण दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया, तो एमसीडी में भी जनता ने जिता दिया। एमसीडी बनने के बाद भी बहुत सारे काम नहीं हुए। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोरदार तरीके से उठाया कि सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं हो रही है, गार्डन की हालत खराब है। इन मुद्दों को इस तरह से उठाया कि तो जनता के मन में आया कि भाई आपको हमने एमसीडी भी दे दिया, यानी डबल इंजन की सरकार बना दी, तो लोकल बॉडी में। अच्छा देखिए, मैं एमसीडी के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में मेरा गहरा अध्ययन है। मैं पूरे देश की जितनी भी लोकल बॉडीज है उसके बारे में मैंने स्टडी किया। आज आपको बताकर दिल्ली के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 76,000 करोड़ का बंबई महानगर निगम ने बजट पेश किया। कल या परसों की बात है, 76,000 करोड़। और इनका बजट कितना है? 16,000 करोड़ के आसपास दिल्ली नगर निगम का। दोनों शहर की आबादी बराबर, बजट में अंतर है। ये फेल्यूर है आम आदमी पार्टी की व्यवस्था का, विफलता है कि आप इसको 40,000 50,000 करोड़ नहीं ले गए तो विकास कैसे होगा? तो देखिए, कहने को तो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बिल्कुल, के विकास मुद्दे में क्या बाधाएं हैं, तमाम जो समस्याएं हैं वो नेताओं की ओर से उठाई गई हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने वादे किए थे और जनता ने कितना भरोसा किस पर किया है, आज उनके मन की बात ईवीएम में कैद हो गई है। रिजल्ट जब सामने आएगा तब ये देखना होगा कि दिल्ली के दिल में आखिर क्या था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।